और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बुलेटिन का। आज विधान परिषद चुनाव के परिणाम आए हैं और एक बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी विजय हासिल की है। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और विधानसभा के चुनाव नतीजों के 33 दिन बाद विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और बता रहे हैं कि 40 साल बाद ये स्थिति आई है। विधानसभा और विधान परिषद में किसी राजनीतिक को बहुमत हासिल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गया है। स्कोर है वो 0 आया है समाजवादी पार्टी का। एक बड़ा मानसिक दबाव बन गया है लेकर के और 24 का जो रण है, 24 की लड़ाई है वो सामने है और इसी बीच ये जो स्थितियां हैं, ये जो चुनाव के नतीजे हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं और सांसद मुकेश राजपूत ने तो कहा है कि 24 ही नहीं 27 तक फिलहाल ये तरंगे जाएंगी। ये विजय की जो तरंगे हैं वो 27 तक जाएंगी और कोई एजेंडा लगता भी नहीं दूसरे राजनीतिक दलों का। कहीं बाहर का चुनाव होता तो हम लोग शायद कल्पना कर लेते हैं। फरुखाबाद को ही देख लें, यहाँ हम लोगों ने कई बार कहा भी कि ये जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को पूरी तरह से हारने पर छोड़ दिया। जो अभी 10 मार्च से पहले बड़े बड़े नेता थे, टिकट के लिए जंग कर रहे थे, टिकट के लिए सोच सिफारिश लगा रहे थे, बड़े बड़े नेताओं को दान दक्षिणा चला रहे थे, वे इस चुनाव के दौरान कहीं तीर्थ यात्रा पर चले गए। अभी देख रहे थे जो गोल्डन टेम्पल है वहां से एक फोटो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। सारे नेता छोड़ करके चले गए जब ये प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। दूसरे जो चीजें और निकल करके सामने आई है वो ये है कि अब राजनीतिक जो चुनाव है वो जातिवाद के कोष्टक से पूरी तरह से आजाद होने हो रहा है और जातिवाद, जातियों के समीकरण के आधार पर अब चुनाव आगे नहीं जीते जा सकते। समय समय पर बदलाव होते रहते हैं जो राजनीतिक सिनेरियो है उसको लेकर के, और अब ये स्थिति साफ लग रही है कि अब जो विकास की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, वही चुनाव जीतेगा। अब उसके क्या माने हैं लोग ना समझते हो वो अलग चीज है, लेकिन जातिवाद के चंगुल से लोग मुक्त होना चाहते हैं। आज इटावा फरुखाबाद सीट पर चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने भी यही कहा कि अब इस क्षेत्र में जो कभी सपा का गढ़ कहा जाता था, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनता जा रहा है और अब जातिवाद के आधार पर नहीं, अब राष्ट्रवाद और विकासवाद के आधार पर चुनाव जीते जाएंगे और जीते जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं नतीजों पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से भाजपा की जीत की आंधी चल रही है, भाजपा के समर्थन में लोगों जातिवाद का बंधन तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हम लोगों ने इस बार बहुत कुछ चीजें देखी हैं। जो लोग 6 साल पहले समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान से जीते थे, चाहे वो नगर पालिका में जीते चाहे नगर पंचायत में जीते, उन्होंने भी इस बार वो मेंबर थे समाजवादी पार्टी के और वो निर्देशित हो रहे थे भाजपा विधायकों से। ये स्थिति भी दिखी है
और कहीं कोई अंकुश नहीं दिख रहा है। अगर जिला पंचायत चुनाव में विद्रोह पर समाजवादी पार्टी ने अपने सदस्यों पर कोई नोटिस तक की कार्रवाई की होती तो शायद कुछ होता। और वो लोग जो विद्रोह कर रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, उन्होंने इस चुनाव में भी पूरी तरह से मनमानी की। कहीं अनुशासन नाम की चीज समाजवादी पार्टी में दिखी नहीं है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं जो सभासद हैं फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद में, उन्होंने भी खुल करके जो दलीय सीमाएं हैं उनका उल्लंघन किया है, उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो नई स्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं, जातिवाद को लोग नकार रहे हैं और विकासवाद और राष्ट्रवाद की पगडंडी पर चल पड़े हैं लोग, और उसका जो नतीजा है, ये जो चुनाव नतीजे हैं वो दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से अब 2 साल बाद जब 24 का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तब ये पगडंडी एक बड़ा एक्सप्रेस वे बन चुकी होगी। और निश्चित रूप से इस तर्ज पर ही, इस रास्ते पर ही चल करके राजनीतिक जो वैतरणी है चुनाव की, उसे पार किया जा सकेगा। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने जो बयान दिया है विकासवाद और राष्ट्रवाद की जीत है, इस पर चर्चा करेंगे। और आगे 2024 को लेकर के क्या जो विपक्षी दल हैं वो कितना तैयार हो पाए हैं, कितना तैयार हो पा रहे हैं, और कब तक वो इन सारी चीजों को समझ पाएंगे, और तब तक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में बहुत आगे निकल चुकी होगी। इन्हीं सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी जी हैं, मुक्तबोध पालीवाल जी, और भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास माने हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी हैं कांग्रेस का पक्ष के लिए। आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं जो जुड़े हैं हम लोगों के साथ में। तो पहले से आज की इस डिबेट का, आज की इस बहस का, आलोक जी आपसे शुरू करते हैं। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 40 सालों बाद दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ है, और हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो विपक्ष है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा कर रहा था, जो दल, उसका स्कोर 0 रहा है। उसे कोई सीट नहीं मिली इस चुनाव में। और इस तरह से पूरी तरह से ये चीजें हैं। और जो बयान आया है समाजवादी पार्टी की ओर से, वो ये कि बेईमानी और मनमानी की सीमाएं पार कर दी गई इस बार चुनाव में, इसलिए समाजवादी पार्टी हारी है। ये अधिकृत बयान आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में, और यही कहा गया कि जो मनमानी और बेईमानी है उसकी पराकाष्ठा हो गई, इस आधार पर ये चुनाव हम लोग हारे हैं। तो ये बयान है समाजवादी का। कब तक ये लहर चले, कहाँ तक आगे लहर? शेखर भाई, आज बहुत बड़ा दिन है। 10 तारीख को भी बड़ा दिन था, उत्सव का दिन था, और अभी नवदुर्गा की समाप्ति हुई है। तो एक बार उत्तर प्रदेश की जितने भी हमारे विधान परिषद के सदस्य 36 में 33 जीते, और विपक्षियों का तो खाता भी नहीं खुला है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी विधान परिषद के जो विजयी सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सबको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि उन्होंने जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उन विश्वास पर वो खरे उतरेंगे। और उसकी वानगी आपने प्रांशु दत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद विधान परिषद से छोटे भैये नेता जो सभासद हैं और बीडीसी मेंबर्स हैं, उनके द्वारा भी ये स्वीकार किया गया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी
पार्टी है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को समभाव के द्वारा लेकर चल रही है। तो उन्होंने भी ये एमएलसी के चुनाव में इस बात की मोहर लगा दी है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके छोटे पूरे जो हमारे सभासद और पीडीसी मेंबर्स और प्रधान ने ये साबित कर दिया है कि इस देश को यदि कोई सही दिशा दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है। ये मोहर एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है, इसका ये बिल्कुल सत्यार्थ साबित कर दिया है छोटे नेताओं ने भी कि भारतीय जनता पार्टी ही अब इस देश को राष्ट्रवाद पर ले जाकर सुरक्षित रख सकती है। अलीबाल जी, एक चीज से हम लोग सहमत नहीं है आपसे, वो सभासद जो जनता से चुन करके जाता है वो छोटवैया नेता नहीं है, ना वो छोटा नेता है, उसका दायरा छोटा है। वो विधायक और सांसद से आप उसके पद की तुलना करेंगे तो उसका कद छोटा हो सकता है, लेकिन वो छोटवैया नेता नहीं है। छोटवैया नेता के रूप में अगर आप उन्हें परिभाषित कर रहे हैं तो आपसे हम सहमत नहीं है ना। विकास जी, आगे बढ़ते हैं आज की इस बहस में। और जिस तरह से आज ये जो चुनाव नतीजा है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर आंधी चली है, उससे लग रहा है कि अब विपक्ष को भी नए मुद्दे गढ़ने पड़ेंगे, नई चीजें सोचनी पड़ेंगी और नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नई चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि नए गठबंधन भी फेल हो गए हैं, सारी चीजें फेल हो गई हैं। और अब लगने लगा है लोगों को, अभी से चिंता है विपक्ष को 2024 की, कि अगर यही गति रही, इसी गति से भारतीय जनता पार्टी चलती रही तो 2024 में भी चुनाव नतीजे दोहराए जाएंगे। इसी को लेकर के विपक्ष आज के परिणामों के बाद में विधिवत पूरी तरह से चिंतित है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी समय बाद जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके की अप्रत्याशित जीत, अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्षियों के लिए ये जीत अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस चीज से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, कतई अचंभित करने वाली जीत नहीं है। क्योंकि आपको याद हो कि विधानसभा चुनाव में भी मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि 4 सीटें हम जीत रहे हैं, और मैं पुनः आपसे ये कह रहा हूं कि 2024 में हम पिछले 2019 से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे केंद्र में। ये रख लीजिए, ये हमारा आत्मविश्वास, हमारा कार्यकर्ता के प्रति जो दृढ़ आत्मविश्वास है, ये वो बोल रहा है। दूसरी चीज, जो आप बात कर रहे हैं कि अन्य दलों की बात कर रहे हैं, तो बड़ा हैरत की बात होती है। अगर जो स्थितियां आज इन दलों की हुई हैं, इनके मूल कारणों में अगर आप जाएं तो इस सीट से आज से पहले जो विधान परिषद सदस्य हुआ करते थे वो एक उद्योगपति थे, पम्मी, पुष्पराज जैन और पम्मी। आप समझिए, कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं था। इससे पहले जो विधान परिषद सदस्य हुआ करते थे वो भी एक उद्योगपति थे, माननीय मनोज अग्रवाल जी। ये दुर्भाग्य है इन दलों का कि ये अपनी टिकटों को बेचने का काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जहां युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया, नहीं बहराइच में हमने महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया है। आप समझने का प्रयास करिए, अपना कार्यकर्ताओं को आज साथ लेकर के चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, इसलिए हम कहते हैं कि हम 2050 तक की तैयारी करके निकले हैं। ये विपक्ष अपनी कमियों को कतई मानने को तैयार नहीं है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इनकी बुद्धि ऐसे ही बनाई है और हमें ये विजय रथ पर ऐसे ही सवार रखे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। दूसरी बात, हमारा कार्यकर्ता सर्वोपरि है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है। कारण कि ये जीत सामान्य जनमानस की जीत से जोड़कर किसे मत देखिए कि इसमें वोटर जो होता है वो स्वयं एक जनप्रतिनिधि होता है। ये एक बड़ी बात है जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सामान्य जनता में जितना क्रेज है उससे बड़ा क्रेज, चाहे वो जनप्रतिनिधि किसी के भी टिकट पर जीत के आया हो, तो ये जानता है कि उसके क्षेत्र का विकास अगर कोई दल कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके वार्ड में विकास होना संभव हो सकता है, में विकास संभव हो सकता है। यही वो कारण है कि जिसलिए इतने बड़े पैमाने पर प्रचंड जीत हमें हासिल हुई है। सुशील,
सुशील बोल पाओगे? विवेक जी बोलिए। ये लोग जी, आपके विषय के हिसाब से और जो भाजपा को जो जीत मिली है, तो तमाम अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा भी गया है कि ना अगर भजन कर पाए तो कम से कम कानों में अच्छी बातें अगर पढ़ें तो वो भी अच्छी बात है। ये तो अच्छी अच्छी बातें तो कान में पड़ी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बड़ा अच्छी अनुभूति हो रही है, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है कि अच्छी अनुभूति तो ये तो नकली अनुभूति हो रही है। जैसे आज़ादी के बाद जनसंघ के लोगों ने कहा था कि ये नकली आज़ादी है, असली आज़ादी नहीं मिली हमको ये, जब देश आज़ाद हुआ था। तो आज वही लग रहा है कि सुनने में अच्छा लग रहा है सभी बातें, लेकिन असली इसकी आनंद की अनुभूति या जो सुखद अनुभूति होगी जब हमारी जनता को राहत मिलेगी। ये सब जीत के माने जब हैं, लोकतंत्र में हम हैं, ये लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता का है। तो अगर जब तक जनता को राहत नहीं मिलती है, राम राज्य की अगर बात करते हैं तो जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, खाली 5 किलो गल्ला की बात नहीं अनाज की है। तो आज जिस कदर महंगाई है, आज उस महंगाई को लेके जिस बड़ी अच्छा लगता है। चलिए 24 में भी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, संगठन आपका है, पार्टी आपकी है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि हम 2024 तक महंगाई को इतना नीचे ले आएंगे, या हम बेरोजगारी की जो दर बढ़ गई है उसको इतना कम ले आएंगे, या किसानों की जो लागत बढ़ गई है उसको हम इतना कम करेंगे, या आज जो हमारे बच्चों के अभिभावक हैं जो आज 2 बच्चे पढ़ा रहे हैं, जरा उनसे पूछ के देखिए उनकी लागत क्या हो गई है। तो आज हम प्राइवेट स्कूलों पे शिकंजा कसेंगे। आज जो ये सिस्टम चला आ रहा था, जिसके लिए आप बार बार 70 साल करते हैं, आपने इन 5 सालों में उस सिस्टम को बदलने के लिए क्या किया? आज शायद वो सिस्टम आप बदलते तो शायद उन बच्चों की ऊपर जो अभिभावक उन पे लोड कम पड़ता। तो आज इस तरह की बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका जवाब चाहती है, और जनता को जब तक उससे राहत नहीं मिलेगी तब तक ये हमारी जीत नकली कही जाएगी। ध्रुव राजपूत जी सर, सबसे पहले जो मैं फर्रुखाबाद के 5 विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि भाजपा के 5 विधायक हैं और सांसद भी हैं। तो अब जो है जो बात चल रही है राष्ट्रवाद और परिवारवाद की, तो सर इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है जातिवाद की। जब एक ही परिवार से 2-2 विधायक होंगे, एक ही जात के 2-2 विधायक होंगे, तो सर सवाल तो कहीं ना कहीं से निकल के आएगा ही। और अब आती है बात किसान की। सर किसान के लिए अब ऐसा कुछ होना चाहिए किसान जीवित बचे। अब मुझे नहीं लगता कि अब जो है किसान जो है वो अपने आप को जिंदा रख पाएगा, क्योंकि अब नंबर 1 तो बिजली कटौती स्टार्ट हो गई, नंबर 2 खाद पे फर्टिलाइजर पे दाम विषय पर रहिए, 300 रुपये विषय पर रहिए, किसान सम्मेलन नहीं है। सुशील बोल पाओगे? जी जी जी, आवाज आ रही है। तो सर तो है, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ही घर के एक ही परिवार के 2-2 विधायक चुन दिए हैं, तो सर ये भी एक जातिवाद कहें या परिवारवाद कहें, तो इसको क्या नारा दें हम? अगर परिवारवाद की बात दूसरों के लिए कहेंगे तो वो परिवारवाद हो जाता है, अपने आप में कुछ भी कहें तो कुछ नहीं होता है। तो इन सब चीजों पर नजर डालिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी विधायक बने या कुछ भी बने, जब तक फर्रुखाबाद की तस्वीर नहीं बदलती है तब तक कुछ नहीं होने वाला। नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा, तस्वीर बदलनी चाहिए, चेहरा नजर आना चाहिए। ये धुंधलापन है। सुशील बोलिए भाई, नंबर मिल गया तुम्हें बहुत देर का। देखिए, राष्ट्रवाद परिवारवाद बहुत अच्छा विषय रखा है, और ये विषय आने वाले पहले भी एक बार रखा जा चुका है कि हमें सभी लोगों को पता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवादियों का होता है, जो राष्ट्र हिंदुस्तान में रहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की बात करें वो राष्ट्रवादी होते हैं।
जो भारत की बात करे वो भारतवासी होता है, लेकिन यहाँ पर तो हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं लोग, राष्ट्रवाद की बात ही नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि परिवारवाद, इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है कि दूसरे का परिवार उजड़ जाए और हमारा परिवार बन जाए, सिर्फ यही दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे पास कई एक ऐसे प्रूफ है जो मैं दिखा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार को चलाती है या जातिवाद को चलाती है या फिर राष्ट्रवाद को चलाती है। काफी प्रूफ है हमारे पास। अभी आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में एक सम्मेलन हुआ था, जो वहां अति पिछड़ा वर्ग का आपके यहाँ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए गाजियाबाद से, अति पिछड़े वर्ग के थे। गाजियाबाद में आपको पता होगा कि वहां सांसद, मेयर गए, उनके का सम्मेलन में एक सबको निमंत्रण दिया गया था, एक भी व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं टाइम से। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक महिला थी, आप जानकारी कर लेना, वो जानकारी हमारे पास है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, कि एक महिला सिर्फ वहां पहुंची, वो भी कार्यक्रम के अंतिम दिन समय पर, जब कार्यक्रम का अंतिम समय चल रहा था, उस समय पहुंची थी। इसे क्या कहोगे भाई, जातिवाद कहोगे या परिवारवाद कहोगे या राष्ट्रवाद कहोगे? राष्ट्रवाद होता है और परिवारवाद होता है, जातिवाद होता है, तो उसमें आप सभी लोग इकट्ठे होकर बात करते हो। भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि छुटकू नेता, आप भूल गए थे, वो छुटकू नहीं, आप कहना चाहते थे छोटी छोटी जातियों के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ यही आपका कहने का मतलब था। मैं आगे चाहूंगा भाई साहब, दूसरी बात बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी जातियों वाले नेता, जो छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, जो नेता लोग बनकर गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वही भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी एमएलसी जीते हैं भाई साहब, वहां पर सिर्फ जो है सबसे ज्यादा अति पिछड़े वर्ग, ओबीसी, जो भी उन जातियों के लोग हैं कि वहां पर उन्होंने वोट किए हैं। जो विधायकों ने अति पिछड़े वर्ग के जो विधायक हैं सबसे ज्यादा आते हैं भाई साहब, इतने किसी जाति में नहीं है जो अति पिछड़े वर्ग से जो विधानसभा में पहुंचे हैं। धन्यवाद जी भाई साहब, जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद। देखिए रामसुदर द्विवेदी जी, आज उन्हें जीत की बधाई, उनकी पार्टी के नेता को बधाई। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं वो युवा हैं और उन्होंने, मुझे ये बात अच्छी लगी और मुझे ये आशा भी है कि साहब गंगा एक्सप्रेस वे के लिंक रोड की और भोजन, आवास और सुरक्षा की उन्होंने बात कही। और मुझे सबसे ज्यादा आशा भी है क्योंकि वो यूथ हैं और अभी तक जो कुछ पिछले काफी वर्षों में जो भाजपा की सरकार रही वो हम आप सब जानते हैं, उस पूर्व में मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी चीज, आप देखिए कि सुरक्षा की बात की, बहुत अच्छी बात। आप देखिए कि किस तरीके से साहब इस चुनाव में आवेदकों के साथ पर्चे फाड़े गए, क्या प्रदेश सरकार की साहब जिम्मेदारी नहीं थी? दूसरी चीज, सुरक्षा की बात, एडीजी लेवल के एक साहब जज को बुलडोजर के सामने आना पड़ता है अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने हितों की आवाज उठाने के लिए साहब। वो तो साहब किस तरीके का सुरक्षा चक्र है उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों को, अपने आम जनमानस को किस तरीके से प्रोवाइड करा पा रही है। दूसरी चीज आप देखिए कि विकास की बात की तो साहब सतपाल मलिक जी है साहब, कश्मीर के साहब गवर्नर भी रहे, तो साहब उनका एक भी बयान आया था, उन्होंने पूर्व में भी साहब एक बयान दिया था जिसमें सरकार ने कार्रवाई नहीं की, आखिर में सरकार को बैकफुट पे किसानों वाले मुद्दे पे आना पड़ा। अभी उन्होंने हफ्ता भर पहले साहब स्टेटमेंट दिया था कि साहब मेरे साथ कुछ लोगों ने साहब 200 करोड़ की साहब पेशकश की, मैंने अपने सेंट्रल में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन साहब वो बड़े बड़े पदों पे साहब बैठे हुए हैं, लेकिन साहब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहां तक रही सीबीआई की जांच की मांग, तो मैं स्वयं चाहता हूं कि साहब सीबीआई की जांच करे। दूसरी चीज, विकास की बात की आपने,
तो साहब देखिए 2014 से पहले जो 40-45 हजार रुपए प्रति व्यक्ति देश के ऊपर साहब कर्ज था, वो सिर्फ 7 सालों में साहब 90 हजार के आसपास पहुंच गया है। साथ आप देखिए संसार का सबसे महंगा अगर सिलेंडर अगर कहीं मिल रहा है तो भारत में मिल रहा है। तो साहब ये कैसा विकास है, कैसा साहब राष्ट्रवाद है। सेना को भी साहब संविदा की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सेना को भी संविदा के ही दायरे में लाने की कोशिश की जा रही। तो साहब ये कैसा बात है, कैसा विकास है। अनिल मिश्रा जी, विवेक जी कैमरा घूम गया आपका। शेखर जी, बात बहुत महत्वपूर्ण पलों की है और बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको बांध करके चलते हैं परिवारवाद में और राष्ट्रवाद में। तो पहली बात तो ये कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य विधान परिषद के जीते हैं फर्रुखाबाद से लेकर के और उत्तर प्रदेश में, तो संख्या बल के आधार के ऊपर उनकी कथित जीत के लिए उनको बधाई। राष्ट्रवाद इतना बढ़ गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी सब राष्ट्रवादी हो गए हैं, इस बात के लिए भी बधाई। ये सब बधाइयां तो आती जाती रहती हैं और बनी रहती हैं। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा महत्वपूर्ण पल है जिसमें कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना है। आज भी बात हो रही है तो फिर इतिहास की बात हुई। हुजूर, अगर हम इतिहास का अंग हैं कहीं पे, तो 5 साल के इतिहास की एक इकाई के अंग आप भी हैं, आपका भी इतिहास है। तो अब इतिहास की बात को छोड़िए, अब ये सब चीजें छोड़ें। हम लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है सबको, सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बधाई दे रहे हैं। मैं एक शेर याद आ रहा है गालिब का, सुन लीजिए कि यूं तो मालूम है हमको जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बधाइयां भी दे लीजिए, लेकिन एक जिम्मेदारी अब आज से आपके सर के ऊपर ज्यादा हो गई। दोनों सदनों में आपका बहुमत है। आज के बाद आप इतिहास की बात नहीं करेंगे। आज के बाद आप जो है वो अपने वर्ग विशेष की और इसकी सबकी बात नहीं करेंगे। मैं साफ कह करके आ रहा हूं कि ये जो है वो अपने न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और अब भी न समझिए अगर ये बात, तो नुकसान सबका है। जाइए मन में झांकिए, अंतर मन में झांकिए। अब आगे आप महंगाई कैसे रोकेंगे, बात इसकी होगी। बेरोजगारी के ऊपर प्रहार कैसे करेंगे, बात इसकी होगी। और उत्तर प्रदेश जो है जितना सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का भी है। हम भी जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि से और उत्तर प्रदेश की संस्कृति से हमको भी इतना प्यार है जितना आपको है। आइए आगे बढ़िए, बढ़ करके कुछ महंगाई पे प्रहार करिए, बेरोजगारी पे प्रहार करिए, आम जनता के उसको प्रहार करिए। हम इंतजार कर रहे हैं। आज के बाद आपके पास बहाना नहीं होगा। और ये भी कोई बात होती है कि साहब ये आपने किया था तो हमने भी किया, ठीक है साहब, आपके कथित आरोप के ऊपर हम माने लेते हैं कि हमने तो चोरी की थी, तो आपको डकैती डालने की इजाजत मिल जाएगी क्या? अरे हमने किया था तो हम विपक्ष में बैठे हैं। आप जो है वो हमारे कहे के हिसाब से अगर चल रहे हो और आप कह रहे हो कि आपने किया तो आप तो आप स्वयं इस्तीफा देके विपक्ष में आइए। लेकिन नहीं, सरकार आप चलाइए, प्रजातांत्रिक तरीके से चलाइए। और मुझे उम्मीद है बहुत से आपके साथी जो हैं वो नौजवान जीत करके गए हैं। भाई प्रियांशु दत्त द्विवेदी भी नौजवान है, हमने इतिहास पढ़ा है, आपने भी इतिहास पढ़ा है कि जब भी कभी बात हुई है अगर नाइंसाफी की, और जब भी कभी बात हुई है अगर हक की, और जब भी अगर कहीं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की, तो उस वक्त के नौजवान ने ही आवाज उठाई थी। हमें यह भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं जुल्म की बात की जाएगी, अगर नाइंसाफी की बात की जाएगी, अगर लोकतांत्रिक जो है वो प्रणाली के हनन की बात की जाएगी, तो शायद प्रियांशु दत्त द्विवेदी जैसे लोग जो हैं वहां पर अपनी पार्टी फोरम में भी खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें बड़ी उम्मीद है आपसे, लेकिन चलिए ठीक, विपक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और उसमें हमारी आवाज खामोश नहीं बैठेगी। हम सलाह देंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से आपका विरोध भी करेंगे। आज एक नया दौर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर जाइए। बोलिए कैसे बोलो भाई साहब, बड़ा धैर्यपूर्वक सुना मैंने अपने समाजवादी पार्टी के साथी को। उत्तर प्रदेश के प्रति जो इनका प्रेम मुझे देखने को मिला और जो समानता का भाव देखने को मिला,
काश ये समानता का भाव जब शामली से सैकड़ों लोग पलायन कर गए घर में, तब देखने को मिला होता तो आज समाजवादी पार्टी की एक गति नहीं होती। मुझे लगता है कि इन्हें पहले स्वयं आईना देखना चाहिए पहले तो समाजवादी पार्टी में सुधार होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इनकी वही पुरानी परिपाटी मुझे लग रहा है जारी रहने वाली है। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी वो रिजल्ट भी वही दोहराने वाली है। 17 में दोहराया, 22 में दोहराया और 24 में भी दोहराएगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को एक फोबिया हो गया है। मीनिया तो था ही था, लेकिन अब एक फोबिया भी हो गया है। और वो फोबिया जो है वो मुझे लगता है कि एक वर्ग विशेष के प्रति बेहद फोबिया होता जा रहा है। आप कब तक एक वर्ग विशेष की आड़ लेकर के राजनीति करते रहेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आज अमन चैन के साथ 2017 से 22 का सफर किया है और उसी का परिणाम है कि 2022 में हमें दोबारा सत्ता मिलाई है। अब दंगाइयों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है, अलगाववादियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है। आज उत्तर प्रदेश में वो युवा चाहिए जो उत्तर प्रदेश में अपने बाप से पहले उत्तर प्रदेश को देखे, जो अपनी माँ से पहले उत्तर प्रदेश को देखे और छुट्टियां मनाने के लिए विदेश ना जाए। आज उत्तर प्रदेश को ऐसा युवा चाहिए, ना कि ऐसा युवा जो 5 स्टार होटलों की तरह घर में रहे और जब चुनाव आए तब वो उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने निकल दे। अनिल जी 1 सेकंड चाहूंगा। हाँ बोलिए। आइए 1 सेकंड चाहूंगा आपसे। फिर इतिहास की बात आ गई और हमारी गति की बात आ गई। अरे हमने तो वो भी दुर्गति देखी है जब भारतीय जनता पार्टी के खाली 2 लोग जीते थे, जब खाली एक अपने जीते। छोड़िए, देखिए मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप फिर वही की शुरुआत कर रहे हो। देखो बात सुनो ना मेरी बात को और तर्कपूर्ण तरीके से जवाब दो। ये बुलेटिन का भी मर्यादा गरिमा का सवाल है। दूसरी बात जो है वो जहां आप कह रहे हैं मैं मान करके चल रहा हूँ, चलिए आपके सब आरोप हम माने ले रहे हैं, लेकिन अब भी आप हमारे ही फोबिया में ग्रसित क्यों हो रहे हो यार? समाजवादी पार्टी को छोड़ो, हम तो विपक्ष में हैं। आप बताओ कि आप क्या करोगे, चुनाव की आप क्या करना है ये नहीं आम जनता के बीच में। आपको जनता के हित की बात करनी होगी। महंगाई कैसे रोकोगे आप बताओ ना, डीजल के दाम कैसे घटेंगे आप बताओ, ड्यूटी क्यों नहीं खत्म करते हो? राम की नगरी हिंदुस्तान में मिलता है 100 रुपए से ज्यादा डीजल और लंका में रावण की नगरी में मिलता है 50 रुपए। इन सब सवालों का जवाब कब दोगे भाई? अपने अंतर्मन में झांक के बोलिए। हाँ, और प्रजातांत्रिक मूल्यों की हिफाजत करो। हमने नहीं करी, हम विपक्ष में खड़े हैं। इतिहास नहीं आप दोहरा पाओगे। आप भी आ जाओ, विपक्ष में खड़े हो जाओ। हम अगर चोरी करें थे आप डकैती डाल दोगे। ये छूट आपको किसने दे दी कि लगा करके क्या चोर रहे हम डकैत होंगे? आ जाओ पे आ जाओ, पूरे क्षेत्रों में दोनों शब्दों। फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। अरे आप एक जाओ, आखिर तक रुका रहा था। अरे एक चाहिए ना। चलिए ठीक है, बंद करिए। हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ देखिए, ये विधानसभा कोई चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, चुनाव का मकसद होता है, हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन उसका जो आखिरी पैगाम है वो जनता के लिए है। हम जनता के लिए लड़ते हैं, जनता की कल्याण के लिए। आज 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जीत मिली, अच्छी बात है, जनता ने जनादेश दिया, लेकिन उसके बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट क्या मिला ये देखिए आप। ये रिटर्न गिफ्ट ये मिला कि 4 महीने से जो चुनाव को लेके पेट्रोल डीजल के दाम रोके गए थे वो बराबर बढ़ने चालू हो गए। आज 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। महंगाई हमारी उसकी वजह से सारी बढ़ रही है ये। तो आज ये देखिए, ये रिटर्न गिफ्ट मिला। दूसरा, अभी एक जो पेट्रोल के अलावा आप रसोई गैस देखिए, सीएनजी देखिए, इनके दाम किस बेहिसाब बढ़े हैं। मतलब एक कोई होता है कि एक तर्कपूर्ण ढंग से दाम बढ़े, एक होता है कि अतार्किक ढंग से दाम बढ़े हैं। और इसका सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट अभी हमें 18 तारीख से जो 10 तारीख से मिला है, वो मिला है कि जो 18 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगेंगे वो पेड लगेंगे, टीकाकरण पेड होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार टीकाकरण पेड होने जा रहा है। शायद ये टीकाकरण पहले भी पेड होता अगर माननीय राहुल जी इस पे आवाज न उठाते। तो अब ये कौन सा रिटर्न गिफ्ट विधान परिषद के चुनाव के बाद मिलेगा? जनता इसका इंतजार कर रही है। शायद इसके बारे में कुछ राहत भरी घोषणा करें या इसी तरह के रिटर्न गिफ्ट जनता को मिलते रहेंगे। मेन बात ये, बाकी 24 की तैयारी करिए, आप 50 की तैयारी करिए,
आप प्रार्थना करिए, लेकिन आप दूसरों की बात न करके केवल अपनी बात करिए कि महंगाई का माँ उसको बोलिए कि महंगाई से माँ से महंगाई होती है, पा से पेट्रोल होता है, स्कूल सा से स्कूल होता है, इसके बारे में कुछ बोलिए जरा। अब दूसरे ने क्या किया उसको न बोलिए कि शामली से क्या हुआ था और दिल्ली में क्या हुआ था, केजरीवाल ने क्या किया था, राहुल जी ने क्या किया था, उसको न बताइए। जनता को राहत देने की बात करिए कि जनता को राहत किससे मिले, जनता ने आपको इस उम्मीद से बैठाया है, उसकी बात करिए। उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, इधर उधर की बातें मत करिए आप। ये मुझे कांग्रेस ये बताए कि उनके फ्री के स्कूटी को जनता ने क्यों नकार दिया। मुझे सपा ये बताए कि उनके फ्री के बिजली के क्यों नकार दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता आपकी बरगलाने वाली बातों में नहीं आने वाली है। बताएंगे। सुन लीजिएगा, आज हमारी एक एक पाई वो विकास में खर्च होती है, आज लोगों की तिजोरियां भरने के काम में नहीं आती है। आज उत्तर प्रदेश में एक एक पैसा उसके काम में खर्च होता है। 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने हैं और आज का पेपर पढ़ लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चालू हो गया है। अभी सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे पे चालू हो गया है। ये है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश के प्रति। आप लोग बरगलाने का काम करते हैं, इसे जनता ने आईना दिखा दिया है। शेखर साहब इजाजत है? देखिए, ये सब बातें छोड़िए। एक्सप्रेसवे की माँ से महंगाई होती है, इसको जरा बताइए। ये आपने पढ़ा, माँ से महंगाई, ये इसके बारे में बताइए क्या आप करने जा रहे हैं, जनता जिससे परेशान है। दूसरी बात आप करते हैं बार बार कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, जनता ने आईना। अरे जनता तो आईना दिखाई रही है। आपने जो रिटर्न गिफ्ट दिए हैं, आगे आप रिटर्न गिफ्ट क्या देने वाले हैं राहत भरे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये इसके बारे में ऊपर से कुछ आया है, ये वो जानना जनता जानना चाहती है। जनता को आप राहत क्या देने जा रहे हैं? ये तो आप आपस में बधाई दे रहे हैं, एक मुट्ठी भर लोग हैं जो बधाई दे रहे हैं। जनता ने अपना काम कर दिया, अभी 10 तारीख को पूरा कर दिया, लेकिन जनता को आपने क्या दिया, ये अहम सवाल है। अब आगे आप क्या देने जा रहे हैं वो बताइए आप। ये शामली की और यहाँ वहां की बात ना करिए। ये एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे चलने वाले कौन लोग होते हैं? गंगा एक्सप्रेसवे में चलने वाले, आगरा एक्सप्रेसवे में कितने लोग चलते हैं, कितने % लोग चलते हैं, आम आदमी कितना चलता है उसके ऊपर है। ये बताइए, आम आदमी के लिए क्या आपने किया है? ये 2 रुपए 7 पैसे हम देते हैं पर किलोमीटर, तब चलते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। आपने उसके दाम बढ़ा दिए हैं। ये एक्सप्रेसवे पे कितने लोग चलते हैं बताइए आप। पहले मोदी जी कहते हैं कि वहां जेवर में हवाई अड्डा बन जाएगा तो किसानों को आराम हो जाएगी अपना गेहूं बेचने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। बताइए, इस तरह की बातें ये करके नहीं, असली बात पे जमीन बताइए कि कब आप कड़वे तेल के दाम कम कर रहे हैं। 24 तक आप कितने दाम कम कर देंगे कड़वे तेल के? आप दालों के दाम दुगने हो गए हैं, उनको 24 तक कितना आप कम करेंगे, ये बताइए आप। बोलिए भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, इनके दाम दुगने कितना कम करेंगे 24 तक, आप ये बताइए आप जनता को। हर चीज के दाम दुगने हो गए। जनप्रतिनिधि गए हुए हैं एमएलसी के, इसमें भाई साहब पीटीसी प्रधान, विधायक, मेंबर, सदस्य, इन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 4000 लगभग वोट मिले हैं फर्रुखाबाद में, और आपको यही पता होगा कि इतने लोगों ने जो वोट मिले हैं, कितने लोगों ने बधाइयां दी हैं जो हमारे प्रतिनिधि जी जीत कर गए हैं उनके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब ये बताइए कि भाई साहब ने भी कहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, कि जो एक्सप्रेसवे बनते हैं ये क्या गरीब आदमी के लिए बनते हैं या अमीर आदमी के लिए बनते हैं? ठीक है। बेहतर बता देंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे काहे बनाया था। कभी पूछ लेना अखिलेश यादव से, जिसका ढिंडोरा पीट के 2017 में आप इलेक्शन में गए थे। कभी पूछा आपने अखिलेश यादव से? नहीं पूछा ना। आपके ढिंडोरा अखिलेश जी ने पीटा, आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? शेखर जी, अखिलेश यादव की बात मत कीजिए, आप माननीय अखिलेश यादव से बात करने की बात मत कीजिए। मैं आप भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, सरकार किसकी है प्रदेश में, बताइए आप।
सरकार प्रदेश में किसकी है? आप फ्री करने के बाद आप राशन फ्री दे रहे हो, आप राशन फ्री दे रहे हैं, आप पार्टी बोल रहे थे तो आप जब राशन फ्री दे सकते हो भाई साहब, तो आप गंगा एक्सप्रेस या यमुना एक्सप्रेस आप फ्री क्यों नहीं कर सकते हो? किसान आदमी को बताइए, क्यों नहीं फ्री कर सकते हो? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, खाली पैमाना माना जाता है, माने बोल लो यार। चलिए सुशील सुशील बंद करिए। हाँ मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ आखिरी। देखिए, आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, हम विपक्ष में बैठे हैं, आपके पास पूरी मशीनरी है, पूरे साधन है। आगे आने वाले वक्त में जिम्मेदारी आपके सर पे है। हम एक ही बात कहेंगे आखिर में कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं समा हूं, तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। पहले सत्ता में बैठ करके देखिए कि क्या करना है। आलोक जी बोलिए, समाप्त करिए। हाँ आलोक जी समापन करेंगे। हाँ अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी और कांग्रेस के साथी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता सौंपी है, जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके भी तो जनप्रतिनिधि 111 जीत कर आए हैं, आप भी विपक्ष में हैं। आप, माननीय योगी जी ने कहा है कि विपक्ष मिलकर के आओ मेरे साथ, हम प्रदेश के विकास की एक नई धारा बहाएं। जो अच्छे विचार हैं, सुझाव हैं, आइए हम सब लोग बैठ करके बातें करें। आप तो सिर्फ हंगामा करते हैं, जनता इन्हीं हंगामे के कारण ही आपको इस दुर्गति तक पहुंचाया है। खास की बात हम तो फिर कह रहा हूँ ना, सरकार फिर कह रही, आप विधानसभा में बैठ अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप वहां पर सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर विकास की एक नई बयार बहाएं। हम तो तैयार हैं आपको स्वीकार करने के लिए, लेकिन आप आना नहीं चाहते, आप करना नहीं चाहते, आप तो तुष्टीकरण करना चाहते, आप जातिवादी राजनीति करना चाहते, आप भ्रमित करना चाहते हो। आप अरे आदरणीय योगी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के नेता का आह्वान किया है कि सभी लोग आओ और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करिए ना। सदन तभी बैठेंगे, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, वहां विचार होगा, जनता। अरे आप विचार कहाँ करते हो? आप आंदोलन करते हो, आप विचार नहीं करते। मैंने कहा आपसे निर्वाह जनगणना कब करवाओगे सरकार में रहकर, जाति जनगणना सरकार में रहकर कब करवाओगे, न्याय समिति की रिपोर्ट आप कब लाओगे? बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चाएं जारी रहेंगी आगे। हम आप सबको धन्यवाद, आप सबने आज की बहस में भाग लिया। आगे फिर हम मिलेंगे नई बहस को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।